नमस्कार, आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज में हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे खबर के हर एंगल को समझाने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। अमेरिका ईरान के बीच फिर हो सकती है बातचीत, बड़ी खबर। अब्बास अरागची और दूसरे नेता पहुंचे पाकिस्तान। बड़ी खबर, पाकिस्तान पहुंच सकता है अमेरिकी डेलीगेशन के साथ नहीं आ रहे जेडी वेंस। चौंकाने वाली खबर है, अमेरिका ईरान के बीच फिर हो सकती है बातचीत। अब्बास अरागची और दूसरे नेता पहुंचे पाकिस्तान पहुंच सकता है अमेरिकी डेलीगेशन के साथ नहीं आ रहे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। अमेरिका ईरान के बीच फिर हो सकती है बातचीत, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब्बास अरागची और दूसरे नेता पहुंचे पाकिस्तान पहुंच सकता है अमेरिकी डेलीगेशन के साथ नहीं आ रहे जेडी वेंस। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिका ईरान के बीच फिर हो सकती है बातचीत, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अब्बास अरागची और दूसरे नेता पहुंचे पाकिस्तान, इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान पहुंच सकता है अमेरिकी डेलीगेशन, लेकिन जेडी वेंस इस बार उनके साथ नहीं होंगे। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले करेंगे, उसके बाद डिटेल से सारी जानकारी आपको देंगे, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। पीट हेगसेथ जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। पाकिस्तान में फिर मिलेंगे ईरान अमेरिका। पाकिस्तान पहुंचा ईरान का डेलीगेशन। मोहम्मद बागेर अलीवाफ भी पहुंचे पाकिस्तान, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि उनको मीटिंग में शायद शामिल ना किया जाए, उसको लेकर मतभेद हो चुके हैं। अमेरिका का डेलीगेशन भी आज शाम तक पाकिस्तान पहुंच सकता है। स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ये आ रहे हैं। जेडी वेंस इस बार नहीं आ रहे पाकिस्तान। अमेरिका के साथ सीधे बातचीत नहीं होगी, ईरान ने साफ कर दिया है। पाकिस्तान के जरिए बातचीत होगी, यानी कि आमने सामने की कोई बातचीत नहीं है। दो अलग अलग कमरे में दोनों मुल्क बैठेंगे और पाकिस्तान के जरिए मैसेज का आदान प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज निकलकर सामने आ रही है, लेकिन पीट हेगसेथ ने क्या कुछ कहा है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वो एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। The United States has imposed an ironclad blockade that grows more powerful by the day. From the Gulf of Oman to the open oceans, our Navy is enforcing this blockade without hesitation or apology. I'll say this, every ship that the U.S. believes meets our criteria, either Iranian ships or to and from Iranian ports, has been turned around. As of this morning, 34 total. Non-Iranian vessels are allowed to transit, and many have, including overnight. Not only is the blockade growing, in fact, a second aircraft carrier will join the blockade in just a few days. No one sails from the Strait of Hormuz to anywhere in the world without the permission of the United States Navy. To the regime in Tehran, the blockade is tightening by the hour. We are in control. Nothing in, nothing out. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz, to shoot and kill. Our commanders have clear rules of engagement. If Iran is putting mines in the water or otherwise threatening American commercial shipping or American forces, we will shoot to destroy. No hesitation. तो चलिए, यानी कि एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ अमेरिका के रक्षा मंत्री का बयान क्या मायने रखता है, इसको आगे अपने एक्सपर्ट से डीकोड करने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान चर्चा में हमारे साथ मेजर जनरल SK सिंह सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। एक लंबे अंतराल के बाद आज आपने वक्त दिया है, इसके लिए शुक्रिया अगेन सर। मेजर जनरल SK सिंह सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल में आने के लिए मेरा सौभाग्य रहता है। थैंक यू सर, थैंक यू। इकबाल ममदानी जी विदेश मामलों के जानकार भी ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल जी, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू। मेजर जनरल SK सिंह सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ मैं करना चाहूंगा। ये जो घटनाक्रम घट रहा है, जेडी वेंस तो आ ही रहे,
इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति का नाम आना, और क्योंकि ईरान ये मान रहा था कि जेडी वेंस रहेंगे तो बातचीत ज्यादा अच्छे से हो सकती है, लेकिन इस बार वार्ता में जेडी वेंस नहीं है। और पीट हेगसेथ का यह कहना कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलना है तो आपको अमेरिका की परमिशन अब लेनी ही पड़ेगी। सब हाँ, देखिए, ये जो अभी जो कोशिश की जा रही है, अमेरिका भी चाहता है कि ये युद्ध जो है जल्दी से जल्दी समाप्त हो। तो और वो समाप्त तो एक बातचीत के जरिए ही होगी। पहली राउंड की टॉक जो है वो फेल हुई थी, क्योंकि जो शर्तें थी वो एक दूसरे को मंजूर नहीं थी। अब कुछ पे कुछ मुद्दों पे शायद सहमति बनी है। इस वजह से उम्मीद की जा रही है, अगर पॉजिटिवली इस चीज को देखा जाए, कि शायद कोई एक समझौता इनके बीच में हो सके। और जब फाइनल समझौता होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि जेडी वैंस भी तब आएंगे, क्योंकि वो जब तक एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है दोनों के देशों के बीच में, तब तक वो जेडी वैंस के आने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनकी पोस्ट जो है वो काफी हाई है। तो एट द सेक्रेटरी लेवल टॉक्स, एट द लोअर लेवल पे जब सहमति होगी, तो जब फाइनल जब सिग्नेचर की जब बारी आएगी, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि थर्ड राउंड में उस चीज का फाइनलाइजेशन होगा। और पॉजिटिवली देखें तो इस चीज को, यस, ईरान अड़ा हुआ है कि नहीं हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल रहेगा, और इधर ये जी। अमेरिका अड़ा हुआ है कि हम इनके जितने भी पोर्ट्स हैं उनकी नाकाबंदी करके रहेंगे, और जो भी ट्रांसशिपमेंट होगा वो हम उसको सपोर्ट देंगे, जो कि उसको मुश्किल भी हो रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से इन्होंने अभी जो स्पीच दी है, तो उससे लगता है कि काफी ऑफेंसिव में है अमेरिका, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। ओके मैं लौटता हूं फिर आपके पास, लेकिन इकबाल मुमदानी जी, कैसे आप ये जो दूसरे चरण की बातचीत होने जा रही है इसे देखते हैं? क्योंकि जेडी वेंस का नाम ईरान से जब भी बात हो रही थी तो ईरान की तरफ से सुझाव आ रहा था कि अगर जेडी वेंस बातचीत में होंगे तो बातचीत ज्यादा अच्छी हो सकती है। लेकिन इस बार जेडी वेंस का नहीं आना, क्या इसके मायने हैं? और साथ ही में ईरान के स्पीकर को लेकर भी इस प्रकार की बातें चल रही हैं कि उसको लेकर मतभेद हो चुके हैं ईरान के अंदर। कहा जा रहा है कि वार्ता में उनको शामिल ना करके वापस बुलाया जा सकता है। दोनों तरफ क्या कुछ चल रहा है? धन्यवाद राजेश जी। सिंह साहब को मैं सुन रहा था, काफी तजुर्बेकार है, इसमें कोई शक नहीं मुझे साहब। लेकिन जो मुझे जानकारियां मिल रही है, देखिए, अमेरिका भले ही इन सारी चीजों की बातचीत की तैयारी कर रहा है और ये भी कह रहा है कि मध्यस्थता को लेकर के बातचीत की जाएगी, लेकिन कहीं से ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ नहीं रहा है, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर बातचीत से इनकार कर दिया और उसका कहना है कि जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है, जब तक वो बातचीत नहीं शुरू होगी। दूसरी उसने जो शर्त रखी है कि उनके तकरीबन $102 बिलियन जो सीज किए गए हैं वो अमेरिका हमें दे, जी, उसके बाद बातचीत होगी। और इसमें कोई डाउट नहीं कि लेकिन मैं बीच उनकी में जो टोक रहा हूं इकबाल डेलीगेशन जी, है माफी वो के इस साथ, वक्त लेकिन मुझे पाकिस्तान बताइए पहुंचा कि है। फिर अगर बातचीत नहीं कर रही है तो आप इस्लामाबाद में कर क्या रहे हैं? आप तो सुबह से, कल शाम से पहुंचे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, देखिए, मैं फिर यही कहूंगा कि अभी ओके। जो खबरें आ रही है वो अमेरिका की तरफ से आ रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। फ्राइडे और मंडे को इस तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की तरफ से हमेशा आती रहती है, क्योंकि मार्केट जो है वो स्टेबल करना होता है उन्हें। और आप देखिए कि जिन चीजों को लेकर के उन्होंने पहले कहा था कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है वो जाने वाले हैं, वो निकल चुके हैं, लेकिन बाद में पता चला वो तो वही है। उसके बाद अब उनके दो लोगों का नाम आया, विटकॉफ का और क्रिस्नर का, कि वो पहुंच रहे हैं। तो आप जब ईरान पहुंच चुका है तो उसके 16 घंटे के बाद आप क्यों पहुंचेंगे? सबसे बड़ी बात है, ईरान ने तो साफ कर दिया है कि उनकी वो विदेश यात्रा है जिसके अंदर वो पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान के बाद ओमान जाएंगे, ओमान के बाद वो मस्कत जाएंगे। ये उनका रूटीन है। और ये लोग जब पहुंचेंगे, जब तक तो ये डेलीगेशन, मुझे लगता है, जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची है वो वहां से निकल चुके होंगे। अच्छा, दूसरी बात, अमेरिका अभी तक ये बताने की कोशिश कर रहा है लगातार कि ईरान डरा हुआ है। आज व्हाइट हाउस का भी जो बयान आया है कि हम बातचीत के लिए, ईरान हमारे सामने झुक गया है। लेकिन आप बताइए कि ईरान तो सारी चीजें मना करता है। जैसा कल की ही मैं बात करूं, शुक्रवार की, जब पीट हेगसेथ जो है वो ये बयान देते हैं कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, हमको पूछे बिना एक जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं निकल सकता है। लेकिन उसके 10 मिनट के बाद ही ईरान जो है वो जहाज निकाल भी देता है। और अमेरिका के अखबार भी कवर करते हैं कि जब से अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी की है, तब से 80 जहाज बाहर ठीक। निकल गए। ये तो वहीं की एजेंसीज और वहीं के अखबार बता रहे हैं। तो इससे एक बात साफ है कि अमेरिका को जितनी घाई है इस पूरे मामले के अंदर बातचीत की, मुझे नहीं लगता है ईरान को है।
क्योंकि ईरान ओके जानता है इस पूरे मामले के अंदर कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ईरान जो है वो किसी भी तरह अपना अमेरिका जो है वो चाहता है कि इसके अंदर कुछ इतना बड़ा कर दिया जाए कि उसका फायदा हो, क्योंकि अभी हालात मिडल ईस्ट के अंदर भी इतना प्रेशर आना शुरू हो गया है कि उनके अलायंस भी चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो और अमेरिका अब यहाँ से बैक ऑफ हो। तो अब अमेरिका समझने लगा है कि अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बचता है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ किसी भी हद तक गिर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि किसी तरीके से समझौता हो जाए। राजेश, ठीक है, चलिए मैं आता हूं, लेकिन मेजर जनरल एस के सिंह सर, दो पॉइंट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा समझाइए। जब भी बातचीत होती है उससे पहले ट्रंप का कोई ना कोई बयान एक प्रेशर बनाने के लिए, और आज हम देख रहे हैं कि पीठ एक से रक्षा मंत्री का बयान कि अगर ईरान की तरफ से कोई बोट आती है, हमला करती है या सी में माइन बिछाने की कोशिश करती है, तो आपको डायरेक्ट ऑर्डर है, आप उसको शूट और किल कर दीजिए। इसके क्या मायने, और साथ में बातचीत से पहले ऐसी खबरें भी आई कि यूएई के अंदर, कतर के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स को और दूसरी फोर्सेस को, एयर डिफेंस सिस्टम को पहुंचा दिया है, जिसे वो कोई साउथ कोरिया से, कहीं फिलीपीन से, कई नेटो देशों से निकाल कर लाए हैं। तो ये किस स्ट्रेटेजी पर इस वक्त अमेरिका काम कर रहा है सर? देखिए, जो ये सब जो चीज घटनाएं हो रही हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं अब प्रेशर टैक्टिक्स है। देखिए, अमेरिका इस युद्ध में फंस चुका है और एक बड़ा पुराना डायलॉग है हिंदी फिल्म का कि आप आ तो गए हो हमारी मर्जी से और जाओगे लेकिन हमारी मर्जी से। तो ये वही चीज लागू हो रही है। अमेरिका ने अब वॉर में एंट्री तो ले ली इसराइल के कहने पर, क्योंकि मैं इसको एज अ सेपरेट वॉर नहीं समझता हूँ। मैं इसको समझता हूँ कि ये ओके एक्सटेंशन ऑफ वॉर है, जो कि इसराइल एंड वर्सेस हमास वर्सेस हिजबुल्लाह वर्सेस ईरान जो चल रही थी, उसी में ही बड़े भाई का अभी रोल आ गया वो ईरान के। जबकि मेन एम ये था कि इसराइल के इसलिए कहने पर आ गया, रजीम चेंज को उनको एक मौका लगा कि शायद चेंज हो जाएगी, वो तो हुई नहीं। अब ये अमेरिका जो है फंस गया है। अब किसी न किसी तरीके से अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करना चाहता है, क्योंकि इसके इंटरनेशनली जो है, देखिए हर देश जो है इसको विरोध कर रहे हैं, क्योंकि परेशानी हर देश को हो रही है, क्योंकि उनके लिए ऑयल नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है अपनी शर्तों पे कि अगर ये नहीं करोगे तो हम जो है आपके सारे ब्रिज उड़ा देंगे और सारी एनर्जी, पावर एनर्जी। ऐसा होता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये सारी प्रेशर टैक्टिक्स हैं, डिप्लॉयमेंट हो, इवन थर्ड उनका एयरक्राफ्ट कैरियर भी अभी आ रहा है। तो ये सारी चीजें जी, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए, जिससे ईरान उनकी शर्तों के को माने और इस पे संधि कहीं ना कहीं एक पीस टॉक्स पे कहीं कोई कंक्लूजन निकले। ओके सर। लेकिन इकबाल ममदानी जी, क्या वाकई में आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान को नहीं समझ पाए हैं अभी तक? जिस प्रकार का जज्बा ईरान की तरफ से दिखाया गया है लड़ाई लड़ने का, थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लाकर, F-15 या F-35 फाइटर जेट तैनात कर कर, कुछ और मिसाइलें लाकर, क्या ट्रंप दिखाना क्या चाहते हैं, और क्या वाकई में लग रहा है कहीं से कि ईरान पर कोई प्रेशर आ रहा है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपने ब्लॉक करने का दावा कर रहे हैं कि ईरान की शिप को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। क्या इंपैक्ट इसका पड़ रहा है ईरान के ऊपर? राजेश जी, डोनाल्ड ट्रंप बड़े सुलझे हुए, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनका ये मानना है कि अगर वो झुकते भी है तो मीडिया उसे ऐसा दिखाए कि वो किसी को दबा रहे हैं। ये बड़ी अच्छाई है उनके अंदर। ओके वो हार मानेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अमेरिका का जो स्टेटस है दांव पे लगा है, क्योंकि सुपर पावर होने का जो दमखम वो रखते थे वो लगभग आज से 25 साल पहले तक समझ में आता था। लेकिन अब चाइना, रशिया, ये भी एक दुनिया के अंदर बड़े पावर बन के उभरे हैं और अमेरिका मिडल ईस्ट के अंदर पूरी तरीके से मुझे नाकाम हुआ है। जो एसेट हुआ करता था वो आज लाइबिलिटी मिडल ईस्ट के लिए बन गया है। देखिए, ईरान 47 सालों से सैंक्शन सहता हुआ आ रहा है और वो लड़ता आ रहा अनुभव है। जी अमेरिका का प्रॉब्लम ये है कि वो हर जगह अंदर जाते हैं, वो दादागिरी करते हैं, किसी का माल लूटते हैं और माल लूटने के बाद में खास करके उनका प्रॉब्लम ये होता है कि दादागिरी से उनके लोग कब्जा कर लेते हैं। तो वेनेजुला अभी ठीक लेटेस्ट एग्जांपल है। उससे पहले हम अफगानिस्तान देख ले, इराक देख ले, लीबिया देख ले, सीरिया देख ले, इन सभी ही जगह पर वो ये सारी चीजें करते रहे। ईरान के अंदर इनका जो है वो कैलकुलेशन मुझे लगता है फेल हो गया, क्योंकि 4 दिन का वो बॉल के अंदर गए थे, उनको था कि 4 दिन में हो जाएगा और उन्हें ये भी एक उम्मीद थी पूरी तरीके से कि जो सीनियर रिजीम है उसे वो चेंज करेंगे और कुछ ही देर के अंदर जो है लोग घुटनों पे आ जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी। इसमें नो ओके डाउट रिजीम चेंज हुई है, लेकिन सीनियर खामनाई के बदले 30 साल जूनियर खामनाई आ गए। बस रिजीम के अंदर फर्क इतना पड़ा है कि वो एग्रेशन पहली वाली टीम के अंदर नहीं था। वो समझती थी
कि बातचीत कितनी करनी है, किस तरह का समझौता करना है, कि लेकिन जो नई पीढ़ी आई है वो ये जान रही है कि हम पर हमला हुआ है, हमको दबाया जा रहा है, तो हमको इस लड़ाई को इस लेवल तक पहुंचाना है कि ये जंग आर पार की हो जाए। और ये आर पार की जंग के अंदर सबसे ओके, बड़ा प्रॉब्लम ठीक है। अमेरिका को हो रहा है। उसकी वजह है कि इसराइल उनकी बात सुन नहीं रहा है। दूसरा, आप देखिए लेबनान पे भी हमला शुरू हो गया है। आप देखिए कि सीज फायर एक तरफ चीजें चल रही है, लेकिन आईडीएफ वहां भी हमला कर रही है, गाजा में सीज फायर है वहां हमला कर रही है। तो अमेरिका इस बार पूरी तरीके से फंस गया है। वो निकलना चाहता है लेकिन सेफ एग्जिट उन्हें मिल नहीं रही है, क्योंकि नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है, उसके अंदर भी वहां पर लोगों की काफी नाराजगी है, और डोनाल्ड ट्रंप की ठीक है सर। पॉपुलरिटी को लेकर के सबसे पहली बार इतनी गिरावट आई है राजेश जी। ओके, मैं लौट रहा हूँ। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूँ। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, फिर एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। नेटो देशों से नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर आपको बता दें, नेटो देशों की नॉटी और नाइस लिस्ट ट्रंप ने बना डाली है। ब्रिटेन और स्पेन के खिलाफ हो सकता है एक्शन। पोलैंड रोमानिया को मिल सकता है गिफ्ट। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नेटो देशों से नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेटो देशों की नॉटी और नाइस लिस्ट ट्रंप ने बनाई। ब्रिटेन और स्पेन के खिलाफ हो सकता है कुछ बड़ा एक्शन। पोलैंड रोमानिया को मिल सकता है एक गिफ्ट। नेटो देशों से नाराज चल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, नेटो देशों की नॉटी और नाइस लिस्ट ट्रंप ने बना डाली है। ब्रिटेन और स्पेन के खिलाफ एक्शन हो सकता है। जल्दी से ग्राफिक्स क्लिक करिए। इसको समझना होगा कि क्या कारण है और क्या असर इसका अब नेटो देशों पर पड़ेगा अगर ट्रंप नाराज हैं, अमेरिका नाराज हैं। अमेरिका पहले भी कह चुका है कि हम नेटो के साथ रहकर हमें क्या मिलता है। इसको समझेंगे आगे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन पहले ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर अपने एक्सपर्ट के पास हम लौटते हैं। नेटो की नॉटी और नाइस लिस्ट, डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं नेटो से नाराज। ट्रंप के आदेश पर नॉटी और नाइस लिस्ट अमेरिका ने बनाई है। कई देशों पर एक्शन ले सकते हैं ट्रंप। पोलैंड और रोमानिया ट्रंप की गुड बुक्स में आ चुके हैं, क्योंकि अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल दोनों देशों ने अमेरिका को करने दिया है, ऐसी खबरें हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, इटली से ट्रंप बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं। नेटो से अलग हो सकता है अमेरिका। ट्रंप इतना बड़ा फैसला क्या ले सकते हैं और क्या नेटो इसके लिए तैयार है? और अगर रूस की तरफ से आक्रामकता दिखाई जाती है तो नेटो किस तरफ जाएगा और क्यों नेटो इस जंग से दूर रहा? समझने के लिए हम एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मेजर जनरल एस के सिंह सर के पास हम चलेंगे। सर, नॉटी और नाइस लिस्ट ट्रंप की नॉटी में बहुत सारे देश शामिल किए गए, खासकर ब्रिटेन का नाम, स्पेन का नाम, इटली का नाम बहुत उसमें आया, लेकिन ऐसा नहीं है। नाइस में भी पोलैंड को जगह दी गई है, रोमानिया को जगह दी गई है। क्या इम्पैक्ट ये जो नेटो ने दूरी बनाई है अमेरिका से, या क्या जो ट्रंप की स्टेटमेंट थी इस वॉर से पहले, वो एक बड़ा कारण है? और अब आने वाले वक्त में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर नेटो? देखिए राजेश जी, जो नेटो जब बना था उस टाइम कोल्ड वॉर का जमाना था। और जब कोल्ड वॉर ही जी जब समाप्त होगी तो कायदे से नेटो को भी जो है वो समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन नेटो एक तरफा एक तरीके से अब ऑर्गेनाइजेशन रह गई है, जिसमें और देशों को ये लोग जोड़े चले जा रहे हैं। तो मुझे लगता है, जैसे इकबाल जी ने भी बताया कि 25 साल 20 साल पहले तो मान सकते हैं कि ये सुपर पावर थी, लेकिन अब जिस तरीके से ये बिहेव कर रही है और जिस तरीके से ऑन ग्राउंड एक्शंस हैं, तो ये अपना थोड़ा सा वर्चस्व बनाना चाहते हैं। अपने जो फ्रेंडली नेशंस हैं, जो कि नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन उनको बेस्ट मिलती है, तो देखिए वहां पर ये चाहते हैं कि अपने इनके आर्म्स के भी जो है एक्सपोर्ट चलता रहे। इनको हम इनके, बिकॉज डिफेंस की इन्हीं की जिम्मेदारी हो जाती है पूरे नेटो देशों की, ठीक है। और रशिया को काउंटर अगर करना है तो अगेन नेटो देशों की जरूरत पड़ेगी। अकेला अमेरिका कुछ नहीं जी कर पाएगा। लेकिन ये ईरान को लेकर जो एक जबरदस्ती की एक्चुअली लड़ाई है, जबरदस्ती जो है ये अमेरिका घुसा है, ये नेटो के कई देशों को नहीं पसंद आया है। तो उन्होंने अपनी क्लियर फ्रैंक व्यू दिए हैं। अगर नेटो देश क्लियर फ्रैंक व्यू न दे सके तो उस ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या? इंडिपेंडेंट नेशन है, उनको पूरी अथॉरिटी है कि हमें क्या 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 अच्छा है, क्या खराब है। बस हर देश को ये अथॉरिटी है इस टाइप से सोचने की। तो जो उनका फेवर करता है वो नाइस लिस्ट में आ गए, जो उनका थोड़ा सा भी विरोध करता है वो जो है, देखिए रशिया के खिलाफ जो युद्ध नॉटी हुआ, रशिया ये यूक्रेन का, उसमें भी जी यही चीज निकल कर आई कि मारे कौन गए, सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ? यूरोपियन देश, इन्हीं के नेटो के देश।
ना, बिल्कुल। तो वो ये वो कहते हैं कि अमेरिका से ही हमारी सप्लाई लीजिए, कहीं से नहीं ले सकते, ना रशिया से ले सकते, कहीं से। तो सबसे ज्यादा परेशान हुए एनर्जी को लेकर यूरोपियन देश। और किसी ने एक भविष्यवाणी भी करी है कि आने वाले समय में, अगले 3-4 महीने में, ये नेटो जो है समाप्त हो जाएगा, सब बिखर जाएगा। अब कितना ये सक्सेसफुल होगा, ये भविष्यवाणी कितनी सक्सेस होगी, ये देखने वाली बात। लेकिन क्या अमेरिका के बिना, एस के सिंह सर, नेटो का फ्यूचर देखा जा सकता है अगर कल को रूस अपने कदमों को और आगे बढ़ाता है? क्या नेटो इतना पावरफुल है कि बिना अमेरिका, वो रूस का, हम चाइना को, बिना चाइना का सामना कर सकता है सर? एस के सिंह सर। नहीं, अमेरिका चाइना का साम हाँ, अमेरिका चाइना का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता है, बिकॉज चाइना अब इतनी पावरफुल नेशन हो गया है। मैं तो कहूंगा कि नंबर 1 सुपर पावर कंट्री है चाइना। और ये अमेरिका ओके। भी कहीं ना कहीं चाहता है, जानता है कि मैं जो हूँ डायरेक्टली 1-to-1 जीत नहीं सकता है चाइना के खिलाफ। तभी वो जो देखिए क्वाड बनाते हैं, से 4-5 देश इधर से उनको घेर के लड़ सकें, अलग अलग डायरेक्शन से अटैक जब हो। अकेला चाइना के खिलाफ कतई नहीं लड़ सकता, ये मेरा पर्सनल। ओके सर। इकबाल ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर। जिस प्रकार से नेटो के अंदर मतभेद हैं, जो पुतिन चाह रहे थे लंबे वक्त से कि नेटो में एक दरार पड़े, क्या ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में उस दरार को डालने में सफल रहे? जिस प्रकार से अपने अपने सबके सुर हैं और कोई भी अमेरिका के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मुझे पता नहीं, सिंह साहब भी ज्यादा बेहतर बताएंगे राजेश जी, लेकिन ये अमेरिका के लिए गर्बाचौक मुझे नजर आ रहा है। किस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी तरीके से अमेरिका को सत्यानाश करके ही जाएंगे। आप देखिए कि यूरोपियन कंट्रीज लगातार इनसे नाखुश है। स्पेन ने साफ तौर पर कहा है कि जो ये कर रहे हैं उसके साथ वो सहमत नहीं है। शायद यही एक कारण है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज से स्पेन के जहाज ऐसे ही जाने दिए, क्योंकि वो उनके साथ खड़ा था। हालांकि स्पेन ने ईरान के बारे में भी काफी कुछ कहा है, लेकिन क्योंकि वो जी। इसराइल के खिलाफ रहा, उन सारी चीजों को और हक बात की, उसको लेकर के ईरान ने उनके जहाजों को छोड़ा। दूसरा, हमने देखा कि हंगरी, जो कि अमेरिका और इसराइल का बहुत करीबी था, वहां पर जो नई लीडरशिप आई है, और उसने आने के बाद साफ तौर पर कहा है कि अगर हंगरी के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं तो वो इंटरनेशनल कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालेंगे। तो अब धीरे धीरे करके दुनिया के अंदर जो है ये आवाजें उठती जा रही है। दूसरा, आप देखिए कि यूरोपियन ओके। कंट्रीज जो है वो ईरान के साथ मिलकर अब ये समझौते पे उतर गई है कि वो चाहती कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जो उनके जहाज जो है वो आराम से जाने दिए जाए। उसका जो भी मतलब पैसा है, जो टोल टैक्स समझ लीजिए या जो भी समझिए, वो देने को तैयार है। तो इसी से एक नाराज जो है वो मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत बड़े लेवल पे है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से रोकेंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, अगर जिस तरीके से जहाज निकल रहे हैं, क्या चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, और बाकी जो ब्रिटेन हो गया, कि इनके जहाज वो रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। बोलना अलग ठीक। है और करना अलग है। देखिए, हाल फिलहाल में भले ही ये सारी ताकत जमा करके ये डराने की कोशिश की जा रही है, इसराइल ये कहता है कि हमें खाली ऑर्डर मिल जाए, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि अगर अब ये जंग छिड़ती है तो ये बहुत आर पार की जंग होगी, और इसको लेकर के बहुत बड़ी तबाही अमेरिका के लिए हो सकती है राजेश जी। जी। एक एक सवाल और जिसका मुझे छोटा सा जवाब आपसे चाहिए था। अमेरिका की तबाही कैसे पॉसिबल आप देख रहे हैं? कि क्योंकि ईरान के पास फिलहाल तो ऐसी मिसाइलें नहीं है जो अमेरिका तक मार कर सकें। थोड़ा इस पॉइंट को भी डिफाइन करिएगा। और साथ में अ, अगर जैसा सिंह साहब ने भी कहा कि चाइना एक सुपर पावर के तौर पे निकल कर सामने आया, अगर चाइना सुपर पावर बनता है तो भारत के लिए ये खुशखबरी है, या दुख खबरी है सर? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी मैं आपको बता दूं कि लड़ाई लड़ने के लिए बहुत जरूरी नहीं है कि उनकी मिसाइल वहां तक पहुंचे या न पहुंचे। देखिए, जिस ओके। तरीके से अमेरिका का बहुत बड़ा पैसा गल्फ कंट्रीज में लगा हुआ है। दूसरा, जीसीसी कंट्रीज के पास $5 ट्रिलियन जो उन्हें लगाने थे इस वक्त अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करने थे। अगर ये हालात रहे तो वो $5 ट्रिलियन नहीं लग पाएंगे। दूसरा, जिस तरीके से ये लड़ाई चल रही है, रोजाना हमने देखा कि 1 बिलियन से ज्यादा तो ऑफिशियली खर्च वो बता रहे थे। तो ये जिस ठीक है। तरीके से जो युद्ध के अंदर खर्च आता है और इकोनॉमी पे असर गिरता है, तो धीरे धीरे करके क्राइसिस जो है दुनिया में बढ़ता है। और अमेरिका के अंदर हमने देखा कि कई ऐसी कंपनीज हैं उनकी बड़ी,
जो बैंक करप्सी की हालात पर पहुंची हुई है और लड़ाई के लिए उनके पास साधन नहीं है। उनकी एजेंसी कही रही है कि इस वक्त ईरान के पास अभी भी 40% ड्रोन जो है वो मौजूद है और 60% मिसाइल मौजूद है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसने नई मिसाइल भी बनाई है इसी साल 2026 के अंदर। अगर अब जंग होती है तो उसका वो इस्तेमाल करेगी। तो आप इन चीजों को समझिए राजेश, जो जो 3 बेड़े हैं और उनके जो एयरक्राफ्ट लाए हैं, वो भी अगर ईरान थोड़ा सा मतलब एक हमला करने की बात करता है तो वो हजारों किलोमीटर दूर भागते हैं। अगर ये एयर कैरियर पे भी हमला हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ी तबाही है और अमेरिका के अंदर एक समझ लीजिए कि हुजूम सड़कों पे आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात ठीक है है। कि पहले जिस तरीके से जंगें लड़ी जाती थी उसके मुकाबले अब जंगें बहुत आसानी से, क्योंकि ईरान देखिए जो ड्रोन बना रहा है वो कुछ हजार डॉलर्स के बन रहे हैं और उसको रोकने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मिसाइल्स लग रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये महीना 2 महीना और अगर ये जंग खींचती है और तो जिस तरीके से तबाही और बर्बादी पैसों की होगी, उसके अंदर अमेरिका के लिए जरूरत नहीं वहां मिसाइल मारने की। इकोनॉमी पूरी तरीके से ठीक कोलैप्स है। हो जाएगी, उनका जो बिजनेस है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। और अगर जंग बढ़ती है और ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज में और बाबल मंदब के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है अगर वो काट देता है जिस तरीके से पहले हुतीस ने काटा था, तो आप समझ लीजिए सिर्फ अमेरिका को नहीं, इसका असर दुनिया पे भी होगा। दूसरी आपने बात पूछी चाइना की, देखिए जिस तरीके से चाइना ताकतवर बनता जा रहा है, ये हमारे लिए एक बुरी खबर भी आप मान सकते हैं पूरी तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप के अंदर थोड़ा सा पहले के मुकाबले हम फेल हुए हैं फॉरेन पॉलिसीज वगैरह में, इन सारी चीजों को लेकर के। इतने बड़े युद्ध में भी ठीक है। हम इलेक्शन को ध्यान दे रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि 145 करोड़ जनता जो है उनका क्या होगा। हालांकि बात और दावे अलग होते हैं और काम अलग होते हैं। सरकार की पॉलिसीज ऑब्वियसली चलिएगा, वो सोच इलेक्शन रही का होगी, मूड वो थोड़ा जो सा अलग बता होता रही है। है चलिए मैं सही बता रही एक और होगी। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आप दोनों के पास आता हूं। जल्दी से बड़ी खबर प्ले करिए, एक्सपर्ट्स के पास लौटते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद मलक्का स्टेट पर नजर। अमेरिका इंडोनेशिया समझौते ने बढ़ाई टेंशन। इंडोनेशिया का यहां पर टोल टैक्स लगाने से इनकार, लेकिन मंत्री ने कहा था कि हम तो वसूलेंगे। चीन को मलक्का में चोक करने की तैयारी, समझना होगा एक्सपर्ट से। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद मलक्का स्टेट पर नजर। अमेरिका इंडोनेशिया समझौते ने बढ़ाई टेंशन। इंडोनेशिया का यहां पर टोल टैक्स लगाने से इनकार, चीन को मलक्का में चोक करने की तैयारी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद मलक्का स्टेट पर नजर, बड़ी खबर। अमेरिका इंडोनेशिया समझौते ने बढ़ाई टेंशन। इंडोनेशिया का यहां पर टोल टैक्स लगाने से इनकार, चीन को मलक्का स्टेट में चोक करने की तैयारी क्या अमेरिका कर रहा है, इसको समझना होगा। मलक्का स्टेट ने टेंशन, मलक्का को लेकर इंडोनेशिया का बयान, मलक्का पर कोई टोल टैक्स नहीं लगेगा। अमेरिका इंडोनेशिया के बीच अहम समझौता हुआ है, चीन को चोक कर सकता है यहां पर अमेरिका। फिलहाल तुम बात करते थे कि भारत यहां पर चीन को चोक कर सकता है, लेकिन अब खबरें हैं कि अमेरिका ऐसा करने जा रहा है। और साथ ही में चीन का लगभग 80% तेल आयात यहीं से गुजरता है। चीन को आर्थिक चोट देने की बड़ी तैयारी चल रही है। सुपर पावर चीन बन चुका है या बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका हर संभव कोशिश करना चाहता है जहां से चाइना को रोका जा सके। लेकिन एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मेजर जनरल एस.के. सिंह सर, इंडोनेशिया अमेरिका का समझौता और मलक्का स्टेट को लेकर क्या ये चीन को चोक करने की तैयारी है? स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अमेरिका ये समझ चुका है कि ये जो स्टेट्स हैं यहां पर मौजूदगी बहुत जरूरी है, लेकिन अमेरिका की यहां पर मौजूदगी चाइना के लिए तो खतरे की घंटी है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लिए भी ये अच्छी खबर नहीं है। सब हाँ नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए जहाँ तक स्टेट ऑफ मलक्का का जहाँ तक सवाल है, मलक्का का अमेरिका का कोई खास इफेक्ट उसमें है नहीं, क्योंकि अमेरिका का यहाँ से कोई ट्रांजिट नहीं। यस, जो एम है क्या, चीन को, क्योंकि चीन ही क्या बल्कि जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जी इनके भी जो है ऑयल एंड प्लस और दी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाईज एंड फूड चेन्स, ये सब मलक्का के होके थ्रू जाती हैं। ऑयल अगर लें सिर्फ तो तकरीबन 20% ऑयल जो है विश्व का मलक्का के थ्रू जाता है। और तो इसमें सिर्फ चीन ही नहीं और भी देश हैं। यस, एक तरीका है चीन को परेशान करने का, लेकिन अगर इसको अमेरिका इंडोनेशिया के थ्रू ब्लॉक भी करता है तो चीन के पास खैर और भी ऑल्टरनेटिव रास्ते हैं। तो चीन की सप्लाईज को इस तरीके से ज्यादा दिनों तक जो है ज्यादा परेशान नहीं कर सकता है।
जी, अब भारत के लिहाज से जो अमेरिका की प्रेजेंस लगातार बढ़ती जा रही है इस इलाके में, इसको हम कैसे देख सकते हैं? रूस के साथ हाल ही में एक रॉक्सो करके समझौता भी हुआ, जहां पर रूस के भी सेना लगभग 3,000 के आसपास ट्रूप्स तैनात हो सकते हैं। अमेरिका की मौजूदगी भारत के लिहाज से एसके सिंह सर। देखिए, अमेरिका के ऊपर एक तो सबसे पहले कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक ही देश है भारत जिसके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, वो है रशिया। रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म और बहुत पुरानी ऐतिहासिक जो है ट्रीटी है, और आगे भी आने वाले समय में भी बहुत अच्छी मजबूत स्ट्रांग रहेगी। अमेरिका के साथ जो है किसी प्रकार का समझौता, पहले बड़े अच्छे रिलेशन भी हुए थे, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता। यस, इन लोगों की मौजूदगी इंडियन ओशन हो या इधर पर्शियन गल्फ हो, इस साइड भी जो है ये भारत के लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं खतरा जो है, ट्रम्प का क्या मूड हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, और वैसे भी आजकल मुनीर उनको बहुत प्यारे लगने लगे हैं। एक बार ममदानी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा सर। थोड़ा समझाइए, क्या अमेरिका का इतनी जल्दी इंटरेस्ट स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद मलक्का स्टेट में क्यों जागा? इसके पीछे क्या कारण आप देख रहे हैं? क्या वाकई में कोई तो कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा जो अचानक से इतना बड़ा समझौता हो गया इंडोनेशिया के साथ? नहीं नहीं, ये कोई नया नहीं है। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बाद ओके। जो मलक्का स्टेट की अगर वैश्विक तौर पर हम नजर देखें, जो बढ़ गई है अभी, खास करके अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच जो है लगातार ये सहयोग बढ़ता जा रहा है। उसकी वजह है कि वो चीन की चिंता बढ़ाना चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात ओके। है कि ईरान वॉर भी जो चल रहा है वो एक तरीके से चीन को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। वेनेजुएला के अंदर जो कब्जा किया है वो भी यही है, क्योंकि उसकी वजह है वेनेजुएला के अंदर और ईरान से तेल जाता था और उसको किसी तरीके से खत्म करना था। तो इंडोनेशिया ने तो खैर भले ही साफ कर दिया इस पूरे मामले के अंदर कि वो मलक्का स्टेट के अंदर टोल टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन एक मैं आपको बात बहुत सिंपल सी बता दूं कि अगर मैं चीन के एंगल से राजेश जी बात करूं, तो आप ये समझो कि 80% जो तेल है अभी उसी रास्ते से उसका आता है। इसी वजह से चीन बिल्कुल। की बहुत बड़ी सप्लाई एक तरीके से आप मान सकते हैं इसके अंदर। देखिए, ये कमजोरी के तौर पर अमेरिका उसको देख रहा है कि अगर ये रास्ते के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी चिंता हो सकती है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि अगर तेल घुमा के आता है तो उसमें देरी होगी, काफी फैक्ट्रिया और उद्योग पर उसका असर गिरेगा, तो उससे एक फायदा अमेरिका चाहता है सीधे तौर पर उसको मिले। तो वो आर्थिक रूप से उसको दबाने की कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका की एक पॉलिसी भी है। दूसरा, अमेरिका की अगर एंगल से हम बात करें राजेश जी, तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ा दबाव वो अपने आप को एक बड़े दादा के रूप में यहाँ देखना चाहता है। वो चाहता है कि वो दुनिया के अंदर हर ठीक। जगह एक दादागिरी करे, लेकिन चीन इतनी आसानी से करने नहीं देगा। जैसे सिंह साहब ने कहा कि कुछ चीन के पास बहुत सी चीजें हैं और जरूरत पड़ने पर वो सैन्य मौजूदगी वो जो है वो काफी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वहां पर लगा हुआ है और वो जानता है कि किस तरीके से अमेरिका के सामने उसको निकालना है। यही एक कारण है कि ईरान को लगातार पीछे से वो सपोर्ट करते जा रहे हैं, ईरान की ताकत जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं, ताकि उस लड़ाई के अंदर ही वो कमजोर हो जाए तो चाइना तक की जरूरत उन्हें पड़ेगी। अच्छा, इंडोनेशिया ठीक जो है। है उसके लिए अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है इंडोनेशिया के लिए। और इंडोनेशिया ने साफ चीजें कह दिया टोल को लेकर के। और दुनिया के एंगल से ये बहुत बड़ी अहम चीज है, इसलिए है क्योंकि इसके अंदर भारत हो, जापान हो, ये जितनी बड़ी कंट्रीज है वहां के माल वहां से जाते हैं। अगर इससे फर्क पड़ता है तो दुनिया पे असर गिर सकता है। अमेरिका चाहता है किसी न किसी तरीके से दुनिया को इस तरह उलझाया जाए कि लोग मजबूर हो जाए कि उसी से ऑयल ले, उसी की गुलामी करे। लेकिन मुझे अब लगता नहीं है कि ज्यादा संभव है ये सारी चीजें। जिस तरीके से मिर्जा साहब ने भी चीजें कही ठीक है। कि कई चीजें नेटो हो या कोई चीजें, तो मुझे ऐसे हालात लग रहे हैं कि अब चलिए, अमेरिका अमेरिका के का हाथ से सुपर आपका पावर कहना है जो है कि वो चीजें निकल अफगानिस्तान के रही हैं। बाद मैं चला आता गया हूं फिर था, आपके पास। लेकिन ठीक अभी है, एक हालात एक और मिनट के खराब लिए हो मैं गए आप हैं। दोनों के पास आना चाहूंगा। ओके इकबाल जी, एक एक मिनट के लिए मैं आप दोनों के पास आना चाहूंगा। फिर से मैं इस जंग के ऊपर लौटूंगा, इस बातचीत पे लौटूंगा। मेजर जनरल एसके सिंह सर, क्या पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं? कोई नतीजा इस दूसरे दौर की बातचीत में निकल सकता है? ये जो पाकिस्तान में आयोजित होने जा रही है, ईरान पहुंच चुका है, लेकिन इकबाल जी का कहना है कि हो सकता है अमेरिका के पहुंचने से पहले ही ईरान वहां से निकल जाए। तो कितनी पॉसिबिलिटी हम देखें, कोई उम्मीद रखें सर? मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, क्योंकि ईरान अपनी शर्तों पे अड़ा रहेगा और बिल्कुल उसका हक भी है पूरा अपनी शर्तों पे अड़े रहना। और जब तक कि उनकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई पीस इसमें पॉसिबल हो पाएगी। अब चाहे अमेरिका जितना भी फोर्स कर ले, एक्चुअली कुछ एक
ब्रिजेस वगैरह भी उड़ा के शायद कोशिश करेगा, लेकिन ये वाली टॉक्स इतनी सक्सेसफुल मुझे नहीं दिखाई देती। ओके, इकबाल जी आपसे सवाल मेरा मुनीर को लेकर बड़े सवाल हैं, ईरान में भी सवाल उठे हैं कि डबल गेम यहाँ पर मुनीर खेल रहे हैं। कैसे पाकिस्तान की इस भूमिका को देख रहे हैं? पहली जब डेलीगेशन आया था तो कॉम्बैट ड्रेस में स्वागत था, इस बार सिविल ड्रेस में सूट बूट में पहुंचे मुनीर लेने के लिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जंगे दुनिया में कोई भी रुका है उसकी तारीफ करनी चाहिए, जो मेहनत करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो ये अच्छा कदम है कि जंग रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके अंदर एक मकसद और भी है। असीम मुनीर जो है वो अमेरिका के बहुत करीब होना चाहते हैं, वो चाइना के करीब है। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इतना वो फर्मा बरदार लोगों की तरह चला जाए, और उनके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के लिए तो शू शाइन बॉय के नाम पर माना गया है कि वो पॉलिश करने वाले लोगों में से है। इसमें कोई नई बात राजेशी नहीं है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि इस पूरे समझौते की शुरुआत को लेकर के डिप्लोमेटिकली उसका कद काफी बड़ा है, उसको हमको मानना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे अपने कद काफी बढ़ गया पाकिस्तान का, बस माफी चाह रहा हूं क्योंकि समय पूरा हो चुका है, लेकिन आखिरी 30 सेकंड मेरे पास। एसके सिंह सर, मैं पाकिस्तान या मुनीर का कद बड़ा होना, अमेरिका के पास जाना, भारत के लिहाज से आने वाले 6 महीने 1 साल सर कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये चाहे वो भले ट्रीटी करवा भी दे, जहां तक कद का जो सवाल है उसे पाकिस्तान का कोई कद नहीं हो सकता। उसको थोड़ी फाइनेंशियल एड मिल जाएगी अमेरिका से, इस वजह से वो बातचीत बीच में करवाना चाह रहा है। चलिए, मुझे याद आ गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ की, हमें तो टॉयलेट पेपर समझा और हमेशा यूज एंड थ्रो कर दिया, टिश्यू पेपर तक नहीं समझा। लेकिन शुक्रिया। चलिए इकबाल जल्दी से कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से। मैं बोल रहा हूं कि उसी पैसों को लेकर के लगातार ये मेहनत की जा रही है कि किसी तरीके से चीजें आ जाए, वही एक कोशिश है, दूसरा कोई कारण नहीं है। टॉयलेट पेपर से अच्छा है कि टिश्यू पेपर बन जाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल एसके सिंह सर, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल ममदानी जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। डिफेंस स्पेशल में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत।